बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सर हमें ब्रॉड हेड्स में बताओ कि फर्क कहाँ आ जाता है। ब्रॉड हेड्स बताओ, क्यों मेरा कैश बुक और मेरा पासबुक मैच क्यों नहीं करते। ये क्वेश्चन अगर नहीं आया तो ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि ये मेरा कैश बुक और पासबुक मैच क्यों नहीं करते। अब इसके लिए भी आईसीआई ने तुम्हें ब्रॉड 3 हेड्स में एक बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, वो भी तुम्हें एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑफ डिफरेंस जो अभी आप पेज रेफर कर रहे थे 3.4, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है और उसी पेज पर सारी कहानी लिखी हुई है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। तो अपने पास मार्क कर लेना कि फाइनल एग्जाम वाले दिन हमने जो पेज पढ़कर जाना है आईसीआई मटेरियल में से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, वो पेज नंबर 3.4 है। ये सारा डिस्कशन हम वहीं से कर रहे हैं। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस इन बोथ बैलेंसेस, क्यों आ जाता है? टाइमिंग डिफरेंस आ जाता है दोस्त। मैंने क्या किया, मैंने आज की डेट में कोई चेक जमा करवा दिया, मैंने मेरे पास एक कैश आया, मैं आज राम बैंक, अब मेरे पास शाम से कोई चेक आया, शाम ने मुझे चेक दे दिया, मैंने अपने पास एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली, लेकिन उसको और वो थी 31 मार्च सुबह, और मैंने शाम को जाकर अपने बैंक में वो चेक डिपॉजिट करा जब मैं घर लौट रहा था। तो पासबुक में यार बताओ वो कब रिफ्लेक्ट करेगा? 31 मार्च को ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा या 2 दिन क्लियरेंस के उसके लिए जाएंगे और वो 2 या 3 अप्रैल को तुम्हारे पासबुक में रिफ्लेक्ट करेगा, वो तुम्हारे बैंक में रिफ्लेक्ट करेगा? बताओ। शाम से मुझे कोई चेक आया, मैंने अपनी कैश बुक में उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लिया कि मेरे पास जी पेमेंट आ गई, शाम से पेमेंट आ गई, मैंने कैश बुक बढ़ा दी। क्या पासबुक भी मेरी उसी टाइम बढ़ जाएगी जैसे ही मैंने कैश बुक बढ़ाई, या पासबुक जब मैं बैंक में अपना चेक डालकर आऊंगा 2-3 दिन बैंक लेगा तो 2-3 तारीख तक मेरा कैश पासबुक में आएगा? एग्जैक्टली जो आपने सोचा सही, 2-3 दिन उसको लगेंगे वो मेरे फाइनली बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो यही जो होता है ये टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं हम इसको। यहाँ पर टाइमिंग डिफरेंस आ जाता है दोस्त। मैंने 31 मार्च को बुक्स क्लोज कर दी लेकिन मेरे बैंक के पास वो नहीं है, तो सबसे बड़ा फर्क ये आ जाता है। अब अगर यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ना चाहो तो अपनी रीडिंग पर्पसेस के लिए ये एग्जाम्पल पढ़ लेना। ब्रॉडली जो स्टोरी मैंने तुम्हें बताई है ये वही स्टोरी है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, ट्रांजैक्शंस। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं सर, जो क्या होता है आज की डेट में, जो बैंक मेरे बिहाफ पर ट्रांजैक्शंस कर देता है। क्या हुआ, मैंने बैंक को एक स्टैंडिंग स्टेटमेंट दे रखा है कि हे बैंक, बात सुनो, एक काम करना, अगर कोई भी पेमेंट आए, मेरी लाइबिलिटी आए, अगर ये जो इंटरेस्ट की मेरी पेमेंट की लाइबिलिटी है, मैंने एक लोन ले रखा है तुमसे, तो ये लोन मैंने तुमसे लिया था, तो तुम एक काम करना, ये इंटरेस्ट अपने आप ही तुम डिडक्ट कर लेना मेरे ये वाले सेविंग्स या फिर करंट अकाउंट में से। तो उस दिन 31 मार्च को बैंक ने क्या किया, जब बैंक अपनी बुक्स क्लोज कर रहा था, बैंक ने यहाँ से जाकर तुम्हारे पैसे डिडक्ट कर दिए। अब तुम अपनी जब बुक्स क्लोज कर रहे थे, तुमने ये चीज़ तुम्हें तब तक इंटीमेशन आया नहीं। 31 मार्च रात को 12 बजे तुम्हें मैसेज आया कि सर आपकी जो बुक्स हैं, आपके बैलेंस में से हमने 2000 रुपये एज अ इंटरेस्ट हमने डिडक्ट कर लिए हैं। अब तुम अपनी बुक्स तब तक क्लोज कर चुके थे, तुमने अपनी कैश बुक के अंदर वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस ट्रांजेक्शन की वजह से भी तुम्हारी कैश बुक और पासबुक में फर्क आ सकता है? सोचो, एक बार ध्यान से सोचो, भागने की कोई जरूरत नहीं है। क्या फर्क आ सकता है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल फर्क आएगा। तुमने अपनी कैश बुक में एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करी, पासबुक तुमने डाउन कर दी 2000 रुपए से, तो तुम्हें क्या इनको रिकंसाइल करना पड़ेगा 1 अप्रैल को आकर? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहां पर भी ब्रॉडली वही कहानी लिखी हुई है। एज एन एग्जाम्पल अगर तुम्हें उसको पढ़ना हो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग पर्पस इसके लिए पढ़ लेना। इसने इंटरेस्ट रिसीव्ड का एक एग्जांपल लिया है ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। इट हैज बीन क्रेडिटेड बाय बैंक इमीडिएटली बट द एंट्री इन कैश बुक विल बी मेड ओनली आफ्टर द कस्टमर कम्स टू नो। सो सिमिलर बात है। इसी तरीके से बैंक चार्जेस का एग्जांपल मैंने लिया था, वैसी ही बात है। थर्ड जो पॉइंट आता है मेरा, ये ब्रॉड डिफरेंसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम इनकी डिटेलिंग में भी जाएंगे। एक एक ट्रांजैक्शन, इसके अंदर एक एक ट्रांजैक्शन 10-12 ट्रांजैक्शंस हैं जो मैक्सिमम तुम्हें हिट करेंगी एग्जाम में आकर। वो सारी ट्रांजैक्शन एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो चिंता मत करो। अगर नहीं समझ में आ रहा, वीडियो दोबारा से देखो, धीरे करके देखो, रोक के देखो, साथ साथ लिखो, सब समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? एरर। यार अब कोई एरर हो गया, मिस्टेक्स और एरर दैट हैव बीन मेड इन प्रिपेयरिंग द अकाउंट आइदर बाय बैंक और कस्टमर। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो बैंक स्टेटमेंट जब तुम्हारी प्रिपेयर हो रही है
तो क्या वहाँ पर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं तुम्हारी तरह, कोई सीए काम कर रहे हैं या कोई सीए आर्टिकल काम कर रहा है काम करते हुए, और उसने क्या वो कोई गलती कर सकता है? सोचो, वो तुम्हारी पासबुक के अंदर क्या कभी कोई गलती कर सकता है? कोई बैंक चार्जेस तुमको डेबिट होने नहीं थे, गलती से बैंक ने, क्या ऐसा तुम्हारे साथ कभी हुआ है? मेरे साथ तो हुआ है। एक बार बैंक ने गलती से मेरे से 1000 रुपये डेबिट कर लिए। मैंने बैंक को कॉल किया, मैंने बोला, हे बैंक, ये बताओ ये 1000 रुपये तुमने किस बात के लिए हैं मुझसे? मेरे पास तो ऐसी कोई एंट्री नहीं है मेरी बुक्स में, ये 1000 रुपये के बैंक चार्जेस क्यों हैं? तो बैंक बोलने लगा कि सर मेरे को चेक करना पड़ेगा, ये किस वजह से डिडक्ट कर लिया, मुझे तो नहीं पता, मेरे को जरा 5 मिनट दीजिए, वहाँ के कस्टमर केयर वाले ने बोला। बाद में उसने मुझे बोला कि सर आपका अकाउंट जिस नाम से था और जो अकाउंट उनके नाम से था, वो वाला हमने आपके अकाउंट और उनके अकाउंट के अंदर एक सिमिलैरिटी देखी और नाम में, और उस सिमिलैरिटी की वजह से हमने उसके अकाउंट की जगह आपके अकाउंट को डिडक्ट कर दिया। तो अब पॉइंट निकल के आया, यार उसकी जगह मुझे डिडक्ट कर दिया, तो ये तो तुम्हें वापस करना पड़ेगा ना। तो कोई ना कोई गलती यार किसी से भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, तो इस वजह से भी कुछ ना कुछ तुम्हारा एरर आ जाता है। तो उसको लेकर परेशान ना होएं। ऐसे एरर्स यूजुअली आ जाते हैं जब हम अपने बैंक के साथ रिकंसाइल करते हैं, तो हमें पता लग जाते हैं वो एरर्स और हम उनको परफेक्टली डील कर लेते हैं।